हाय एवरीवन। आप लोगों ने पिछली वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन को किया था और इस वीडियो में हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को देखने वाले हैं। ठीक है, और ये आपका सभी एग्जाम के लिए, चाहे यूपीएससी का हो, स्टेट पीसीएस हो या अन्य सभी एग्जाम के लिए भी उपयोगी होने वाला है और इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। ठीक है, 100% इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। एक्सेप्शनल के रूप में हो सकता है एक आध पॉइंट कुछ छूट गया हो, लेकिन छूटा कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। तो ऋग्वैदिक काल का समय 1500 से लेकर 1000 BC तक माना जाता है और उत्तर वैदिक का जो काल होता है वो 1000 BC से 600 BC तक माना जाता है। ठीक है, और ये अगर पूछा जाए कि कहाँ पे आता है ये, तो ये आपका यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस है, GS 1 का है। ठीक है, तो ये यहाँ पे भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला जो दूसरा बिंदु है उसका भारतीय इतिहास के पर्सपेक्टिव में ये कवर करता है और सेम ऐसे आपका स्टेट पीसीएस में भी सिलेबस होता है। तो ये सब में ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वनडे एग्जाम दे रहे हैं, चाहे मल्टीपल वाले एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने IBC कवर कर लिया है। हम शुरू से हिस्ट्री को लेकर मॉडर्न तक करेंगे और IBC हमने कवर कर लिया है। तो उसके बाद आपका आता है ये वैदिक काल। ठीक है, तो वैदिक काल को देख ही लेते हैं। तो आर्यों का आगमन ये उत्तर पश्चिम भारत में आते हैं। ठीक है, जिससे से सभ्यता समाप्त होती है, उसके बाद धीरे धीरे और भी विकसित होते हैं और वहाँ पे आर्यों का आगमन होता है। ठीक है, कहाँ पे आते हैं? उत्तर पश्चिमी भारत में आते हैं। मुख्य ग्रंथ की बात करें तो ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को माना गया है। समय तो आप लोगों मैंने बता दिया था, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक रहा। समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और धर्म मूल संरचना इसी काल में विकसित होती हैं। ठीक है, जो ये सोसाइटी के भिन्न अंग है वो इसी काल में विकसित होती हैं। कौन से? ऋग्वैदिक काल में। ये आपका ऋग्वेद है। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं इसकी जो लोकेशन है, ज्योग्राफी है, उसको देख लेते हैं। क्षेत्र की बात करें तो ये 7 रिवर इनके जो क्षेत्र हैं उनको कहा गया है सप्त सिंधु, हिंदी में बोलते हैं। और मुख्य नदियाँ इसमें सरस्वती, सिंधु, वितस्ता, पुरुषाणी, अश्कानी, विपाशा और सद्रुत हैं। ठीक है, तो ये कुछ नदियाँ हैं और इनको याद रखने के लिए आप सप्त सिंधु के नदी हैं, तो सा, सी, वी, पा, आ, वी, शा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इनको सप्त सिंधु नदी कहते हैं। ये आपकी नदियाँ हैं। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था उस समय की, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ये भी वैदिक काल के देख रहे हैं, उसके बाद उत्तर वैदिक काल के देखेंगे। ठीक है, सारे सस्पेक्ट कवर किया है अच्छे से। छोटी जनजाति हुआ करती थी, उनको जन कहते थे। ठीक है, छोटे छोटे समूह होते थे, उनको जन कहा जाता था। जन प्रमुख को राजन या फिर किंग, ठीक है, ये रहा किंग, तो किंग कहते थे। प्रशासन में 2 प्रमुख संस्थाएं हुआ करती थी। कौन कौन सी? सभा हुआ करती थी और समिति। तो सभा बुजुर्गों की समिति थी, वृद्ध लोगों की, और समिति जो थी वो जनसभा हुआ करती थी। राजा के सहयोगी हुआ करते थे पुरोहित और सेनानी हुआ करते थे। ठीक है, तो पुरोहित या सेनानी को राजा के सहयोगी हुआ करते थे, यानी कि एडवाइजर। कर की बात करें तो कर नहीं था, केवल स्वेच्छा से उपहार दिया जाता था। और उपहार के रूप में क्या? बलि, पशु बलि या कुछ और चीज़ उपहार के रूप में दिया सकता था। ठीक है, तो इस काल में कर व्यवस्था नहीं थी, बस स्वेच्छा से आप कुछ भी उपहार राजा को दे सकते थे। ऋग्वैदिक काल में कौन सा कर नहीं था? तो नियमित कर व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, अलग से इसको कोट किया गया है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, सोसाइटी देख लेते हैं। ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? परिवार, कुल हुआ करता था। प्रमुख को कुलपति कहते थे। ठीक है, परिवार को कुल कहते थे और प्रमुख जो होता था परिवार को कुलपति कहा जाता था। जैसे कि ये दादाजी कुलपति हो गए और ये आपका कुल हो गया। समाज कैसा था? पितृत्मक सत्ता थी। ठीक है, कैसी थी? पितृत्मक सत्ता हुआ करती थी उस समय। विवाह की बात करें तो एक पत्नी प्रथा प्रमुख करती है, मतलब एक ही पत्नी से आप शादी कर सकते हैं, बहुपत्नी प्रथा नहीं हुआ करती थी। स्त्रियों की स्थिति सम्मानित और शिक्षित वेदों का अध्ययन कर सकती थी। मतलब इस समय स्त्रियों की जो शिक्षा थी वो उनको सोसाइटी में अच्छा खासा महत्व दिया जाता था।
थोड़ी तबीयत मतलब जुकाम साइड में है, तो आई थिंक आवाज़ थोड़ी अलग हो गया आज, मेहनत कीजिएगा। एनीवे हो जाता है, ये तो हमारे हाथ में नहीं होता है। तो स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? शिक्षित थी, वे वेदों का अध्ययन कर सकती थी, और यही जब उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो वहाँ पे स्त्रियों की स्थिति काफ़ी गिर जाती है। ठीक है, वो भी हम आगे कवर करेंगे। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। ये आपका यूपीएससी के या एसएसपीसी में जब क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको ये चीज़ कोट करना पड़ता है। बात करें वर्ण व्यवस्था, तो बहुत प्रारंभिक अवस्था थी ये, जो वर्ण व्यवस्था था उसकी ये प्रारंभिक अवस्था मानी जाती थी, और व्यवसाय आधारित ये हुआ करता था। उस समय व्यवसाय आधारित हुआ करता था। गृहस्थ सबसे महत्वपूर्ण आश्रम हुआ करता था। ठीक है, तो ये जैसे देख रहे हैं, गृहस्थ ये सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना जाता था। इकोनॉमिक की बात कर ले, ठीक है, ये वैदिक काल की कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे, अभी हम बाद में उत्तर वैदिक में देखेंगे, ऋग्वैदिक काल की। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी कैसे थी यहाँ पे? तो मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुधन था। ठीक है, मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुधन हुआ करता था। गोधन यानी धान हो गया था। ठीक है, गो को ही गोधन कहते थे। कृषि की बात करें तो प्रारंभिक व्यवस्था अवस्था अनाज, यव यानी जौ, ये देख रहे हैं जो होता है इसको माना जाता था। जौ को सबसे प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य भी मिले हैं, तो इसको प्रारंभिक अवस्था माना जाता था जौ को। धातु की बात करें तो कॉपर, ठीक है, कॉपर यानी कि तांबा यहाँ पे मिला अच्छी खासी मात्रा में, यूज होता था। व्यापार की बात करें तो बर्टर प्रणाली हुआ करती थी। ठीक है, बर्टर प्रणाली मतलब सामान के बदले सामान को देना। ठीक है, जैसे इनके पास जौ है, ठीक है, और इनको जौ इनको दे दिया, और इनको भेड़ की आवश्यकता है तो भेड़ इनको दे दिया। एक आदमी यहाँ पे ये है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में कौन सी फसल प्रमुख थी? तो जौ थी, जैसे आप जानते हैं। व्यापार बर्तन प्रणाली बता दिया। मापतौल यहाँ पे ना था, नहीं था। जब बटल प्रणाली थी उसमें तो मापतौल की कोई बात होती नहीं है, क्योंकि आदान प्रदान सामान के जरिए बदले सामान दिया जाता था। शहरीकरण अनुपस्थित हुआ, मतलब शहरीकरण ना के बराबर भी लगभग था। तो मुख्य फसल हमने देख ली, जो थी, हिंदी में वो इंग्लिश में संस्कृत में यो भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इनकी अर्थव्यवस्था थी, और यही सब आपको टॉपिक को अच्छे से याद करके एक्सप्लेन करना होता है एग्जामिनेशन हॉल में, अगर क्वेश्चन आता है तो। रिलीजियस फैक्टर को भी देख लेते हैं। धर्म और दर्शन, धार्मिक रूप से प्राकृतिक पूजा, ये प्राकृतिक पूजा करते थे, जैसे सूर्य, अग्नि, वरुण और इंद्र, इनको ये पूजा करते थे। सबसे महत्वपूर्ण देवता को इंद्र यानी कि युद्ध का देवता कहा जाता था। ठीक है, तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण दर्शन रिलीजन में कौन थे? इंद्र थे, इनको युद्ध का देवता माना गया। अग्नि यज्ञ वगैरह करते थे अग्नि से। वरुण की बात करें तो ऋतु या नियम होता था, कोई मूर्ति पूजा नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो मूर्ति पूजा कोई नहीं थी, ओनली प्राकृतिक पूजा थी। कोई मंदिर निर्माण भी नहीं था, तो मंदिर भी न के बराबर था। मृत्यु की बात करें तो दाह संस्कार की प्रथा उस समय प्रचलन में थी। ठीक है, दाह संस्कार प्रथा उस समय प्रचलन में थी। तो ये रहे कुछ आपके रिलीजियस फैक्टर ऋग्वैदिक काल के। ठीक है, ऋग्वैदिक साहित्य की बात करते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में भी काफ़ी इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 1028 सूक्त हुआ करते थे उस समय। ठीक है, इतने थे 1028 सूक्त हुआ करते थे। संग्रहित की बात करें तो 10 मंडल हुए उस समय। ठीक है, कितने? 10 मंडल हुए थे। सबसे पुराना मंडल कौन सा है? 10वां नहीं है, बल्कि सबसे पुराना मंडल 2 और 7 है, जिसको परिवार मंडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए 10 मंडल है, अगर आपसे पूछे कि सबसे पुराना मंडल कौन सा है तो कई बार 10 ऑप्शन में होता है, 10वां मंडल नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा है? 2 और 7 है, जो कि परिवार मंडल है। ठीक है, गायत्री मंत्र आपका तीसरे मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में है। सोम सूक्त किस मंडल में है? तो ये आपका 9वें मंडल में आता है। ये क्वेश्चन वन डे एग्जाम में पूछा था, एसएससी वगैरह में पूछा जाता है। पुरुष सूक्त की बात करें किस मंडल में है? तो ये 10वें मंडल में। ठीक है, पुरुष सूक्त है सबसे 10वें मंडल में। कहाँ है? 10वें मंडल में। नासदीय सूक्त किस मंडल में है? तो ये 10वें ये मंडल में ये भी है। परिवार मंडल कौन सा है? 2रा और 7वां परिवार मंडल है, और ये सबसे पुराना मंडल भी के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे बड़ा मंडल कौन सा होता है? तो मंडल 1 सबसे बड़ा मंडल है। ठीक है, तो 1 है वो सबसे बड़ा मंडल है। सबसे पुराना मंडल की बात करें तो 2 और 7, और सबसे बड़ा मंडल की बात करें तो पहला मंडल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब थोड़ा विशेषताएं देख लेते हैं इस काल की। तो ग्रामीण जीवन था, जैसे कि हम यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं। युद्ध के लिए रथ तैयार हुए थे।
ठीक है। ये देखिए रथ वगैरह तैयार कर रहे हैं। गोधन प्रमुख था, ये आप यहाँ पे गाय वगैरह भी हैं, ठीक है, या गाय वगैरह भी है, देख सकते हैं। तो गोधन इसमें प्रमुख धन के रूप में मानते थे, और जो सत्ता थी वो पितृ सत्तात्मक थी, यानी कि यहाँ पे पुरुषों का शासन चलता था। यज्ञ परंपरा थी यहाँ पे, ठीक है, यज्ञ परंपरा भी थी। ये देखिए यहाँ पे यज्ञ किया जा रहा है। और सभा एवं समिति महत्वपूर्ण थी, ठीक है, सभा और समिति यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करती थी। तो इस तरह से आप इस इमेज के माध्यम से चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं। सबसे प्रमुख धन कौन सा था? गोधन था इस काल में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सत्ता कैसे थी? सत्तात्मक थी, यज्ञ की परंपरा थी, सभा एवं समिति का महत्वपूर्ण था, ग्रामीण जीवन, ग्रामीण परिवेश था, और युद्ध के लिए रथ वगैरह भी यहाँ बनाए जाते थे। तो ये कुछ आपकी मुख्य विशेषताएं हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। कुछ MCQ को कर लेते हैं, ठीक है, MCQ करना जरूरी है, हमने इतना किया है, चलिए करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऋग वैदिक देवता युद्ध से संबंधित नहीं है, संबंधित है, ठीक है? तो ये इंद्र को, ठीक है, इंद्र को ही, इसमें थोड़ा पेन चेंज करते हैं हम, इंद्र को ही यहाँ पे माना गया है। सप्त सिंधु किस काल से संबंधित है? तो ये ऋग्वेदिक काल से है। ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो पशुपालन था, यानी गोधन था। ऋग्वेदिक काल में कौन सा अनाज का उल्लेख मिलता है? तो जौ का मिलता है, अभी हमने किया ही है। सभा और समिति किससे संबंधित है? तो ये राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है। सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेदिक है, ये भी मैंने करा दिया है। कौन सा सामाजिक तंत्र प्रारंभिक अवस्था में था? तो ये वर्ण व्यवस्था इस समय प्रारंभिक अपने अवस्था में हुआ करती थी। बलि के शब्द का अर्थ क्या है? स्वेच्छा से दिया गया उपहार, ठीक है, यहाँ स्वेच्छा से दिया गया उपहार को यहाँ पे होता था। गायत्री मंत्र किस वेद मंडल में है? तो ये तीसरे मंडल में है। ऋग्वेदिक में मुख्य धातु क्या थी? तांबा हुआ करती थी। ये सारे एस्पेक्ट हमने इसमें कवर कर लिए हैं, और ये आपके इसमें आता भी है, क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे कई बार। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल, देख लेते हैं, और ये 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा है उत्तर वैदिक काल, ठीक। तो इसमें परिचय देख लेते हैं पहले, ठीक है, परिचय देख लेते हैं। तो ऋग्वेदिक काल में एक्चुअली में ऋग्वेदिक काल के बाद ये काल आता है, और समय की बात करें तो उत्तर वैदिक काल इसको मानते हैं। आर्यों का यहाँ पे विस्तार होता है पश्चिम ओर से पूर्व की ओर, ठीक है, आर्यों का यहाँ पे विस्तार होता है पश्चिम से पूर्व की ओर। नए साल में नए राज्यों का यहाँ पे उदय होता है, जैसे कुरु, पंचाल, कौशल, काशी और विदेह, इन सब राज्यों का यहाँ पे उदय हो जाता है। लोहे का उपयोग कृषि क्रांति में लाता है, इस समय लोहे का उपयोग किया जा रहा था। ये देखिए यहाँ पे लोहे के जो धातु हैं का जो काफ़ी हुआ था। और प्रमुख स्रोत की बात करें तो यजुर्वेद, मुख्य जानकारी यहाँ से मिलती है। सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक और उपनिषद, तो इन सब चीज़ों की स्रोतों की जानकारी मिलती है, उस समय की कैसी व्यवस्था हुआ करती थी। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। और जियोग्राफिकल एक्सपेंशन की बात करें तो विस्तार की बात करें तो सप्त सिंधु से गंगा घाटी तक इसका विस्तार हुआ करता था, ठीक है, सप्त सिंधु से गंगा घाटी तक विस्तार हुआ करता था। मुख्य क्षेत्र कुरु पंचाल क्षेत्र, यानी जो हरियाणा यूपी वाला क्षेत्र है वो है, ठीक है। कुरु और पंचाल वाला क्षेत्र कौन सा है? हरियाणा और यूपी का जो क्षेत्र वो आता है। प्रमुख जनपद में उभरे कुरु, जो कि हरियाणा और दिल्ली वाला अभी वर्तमान में है। पंचाल की बात करें तो वेस्टर्न का जो यूपी का क्षेत्र है वो पंचाल हुआ करता था उस समय। कौशल की बात करें तो जो औध वाला क्षेत्र है वो कौशल हुआ करता था। काशी की बात करें तो बनारस वर्तमान में उसे काशी का क्षेत्र था। और विदेह ये नॉर्दर्न बिहार का क्षेत्र हुआ करता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा विदेह, ठीक है, ये नॉर्दर्न बिहार वाला क्षेत्र है। काशी की बात करें, ठीक है, तो ये काशी वाला क्षेत्र है। कौशल भी यहाँ पे है, ठीक है। पंचाल की बात करें तो पंचाल ये रहा, कुरु ये रहा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे मैप देख सकते हैं किस तरह से इसमें एक्सपेंशन हुआ था इस काल में। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो राजनीति मजबूत हुआ करती थी, काफ़ी राजनीतिक व्यवस्था थी काफ़ी मजबूत थी। राजा की जो शक्ति थी, राजा की शक्ति बढ़ी इसमें, ठीक है। नियमित कर वसूली शुरू होती है, क्या होती है? नियमित कर वसूली यहाँ पे शुरू हो जाता है। बलि टैक्स इसमें लगाया जाता है। भाग की बात करें तो उपज का हिस्सा होता था। सृष्टि या श्रम, ये श्रम सेवा के रूप में माना जाता था। सेना अस्थायी होने लगी इस समय, ठीक है, सेना एकदम अस्थायी होने लगी अपने हिसाब से। और सभा और समिति की शक्ति भी इसमें घट जाती है, ठीक है। जो राजा के सहायक होते थे उनकी शक्ति भी यहाँ पे
घट जाती थी। ठीक है, ये बलि वगैरह की बात है जो यहाँ पे। सोसाइटी की बात कर लेते हैं। तो सोशल स्ट्रक्चर इस समय कैसा हुआ करता था, है ना, तो उसको भी देख लेते हैं। तो वर्ण व्यवस्था कठोर हुआ करती थी, अब वो जन्म आधारित हो गई थी। ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था थी उस समय ऋग्वेद में क्या था, प्रारंभिक अवस्था में थी, लेकिन इसमें आके क्या हुआ, जो वर्ण व्यवस्था है वो काफ़ी कठोर हो गई और ये जन्म आधारित हो गई। ठीक है, जाति प्रथा का विकास होता है यहाँ पे, जाति की प्रथा का इसी काल में विकास होता है। स्त्री की स्थिति गिर गई। ठीक है, अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि स्त्री की स्थिति जो है वो काफ़ी अच्छी थी, उनको पढ़ने लिखने शिक्षा का ग्रहण करने का अधिकार था, लेकिन यहाँ पे ये सब चीज़ें ऑपोजिट हो गई और यहाँ पे जो है वो गिर गई, जाके जो उनकी स्थिति है काफ़ी गिर गई। वैदिक शिक्षा समिति का गठन होता है, उपनयन संस्कार से वंचित हुआ किया जाता है। ठीक है, उपनयन संस्कार से इनको वंचित कर दिया जाता है। परिवार की बात करें तो संयुक्त से एकल परिवार की शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, पहले सब लोग एक साथ में रहते थे, सब साथ में रहते थे, लेकिन बाद में एकल परिवार की यहाँ पे अवधारणा आती है। गोत्र प्रथा विकसित होती है यहीं से। ठीक है, इसी काल में, उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का विस्तार होता है। नेक्स्ट चलते हैं, अर्थव्यवस्था को देख लेते हैं, इनकी इकोनॉमी कैसी थी। अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये कृषि प्रधान हुआ करती थी। ठीक है, ग्रामीण जीवन है ये, यहाँ पे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। हल, जोत, लोहे का उपयोग किया जाता था। ठीक है, हल जो 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 मतलब जोत माने जो खेत होते थे, ठीक है, खेतों को उनको हल का प्रयोग किया जाने लगा और उसमें लोहे की जो हल है वो बनाए गए, उससे काफ़ी कृषि में क्रांति आई। मुख्य फसलें धान, जौ, गेहूँ, बाजरा हुआ करती थी। ठीक है, ये देख सकते हैं, धान, गेहूँ, जौ, बाजरा आदि हैं। धातु यहाँ पे आयरन एज की शुरुआत होती है यहीं से। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल को आयरन एज के नाम से भी जानते हैं। यहीं से ही लोहे का प्रारंभ शुरू होता है और इसमें फिर व्यापार बढ़ा, ग्राम बाजार बनने लगे, सिक्कों का उपयोग प्रारंभ होता है। ठीक है, सिक्कों का जो उपयोग है वो प्रारंभ होता है। काष्ठ धातु मुद्रा जैसे होते हैं। पेशे की बात करें, बढ़ई, कुम्हार, जुलाहा, चमड़े का काम, ये सब यहाँ पे भी नए नए व्यापार का वो आरंभ किया होता है अर्थव्यवस्था के रूप में अगर देखा जाए तो। सबसे बड़ा फैक्टर रिलीजियस की बात करें, इसमें ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, यज्ञ की अधिक जटिलता हो गई। ठीक है, ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ गया यहाँ पे। ठीक है, ब्राह्मणों का जो प्रभाव है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। नए देवता प्रमुख हुए। ठीक है, कौन, विष्णु, रुद्र, प्रजापति। ठीक है, तो विष्णु को पालनकर्ता कहा गया, रुद्र को शिव का प्रारूप माना गया, प्रजापति को सृष्टिकर्ता यानी ब्रह्मा माना गया। ठीक है, तो नए देवता का वो है उसका ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ठीक है, तो ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता और शिव के प्रारूप रुद्र को माना गया और विष्णु को पालनकर्ता माना गया। ठीक है, तो इन नए देवताओं का उदय होता है। उपनिषद की बात करें तो ज्ञान और दर्शन का यहीं से विकास होता है। ठीक है, ज्ञान और दर्शन का यहीं से विकास शुरू होता है। आत्मा और परमात्मा सिद्धांत, कर्म और मोक्ष की यहाँ पे बात की जाने लगी। ठीक है, कर्म और मोक्ष की बात की जाने लगी यहाँ पे। तो ये कुछ यहाँ पे धार्मिक फैक्टर इस काल का हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। साहित्य की बात करें यानी कि लिटरेचर डेवलपमेंट क्या क्या हुआ यहाँ पे, तो यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन देखने को मिलता है। सामवेद में गान यानी नृत्य, माफ कीजिएगा, सॉन्ग। ठीक है, सामवेद में गायन का अध्ययन मिलता है। अथर्ववेद में जनजीवन शैली, औषधि वगैरह का उसमें दिया गया। ब्राह्मण की बात करें तो यज्ञ व्यवस्था यहाँ पर प्रारंभ हुई। ठीक है, अरणायक में वनवासियों की चिंता का बात किया गया और उपनिषद में दर्शन, अस्तित्व और मोक्ष की बात की गई। ठीक है, तो ये लिटरेचर जो है ऋग्वेद को छोड़ के और जो भी जितने भी वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारे इसी काल में डेवलप होते हैं और इसमें अन्य चीज़ों की भी यहाँ पे बात की जाती थी। और ये कुछ और भी ग्रंथ हैं, उनका भी इसी काल में निर्माण होता है। आई थिंक आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगी होंगी, मतलब समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को थंबनेल जरूर दिखाइएगा और एक हाइप ऑप्शन आता है वो भी कीजिएगा, तो इससे थोड़ा लगता है कि हाँ ठीक है। एनीवे आगे चलते हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महिलाओं की स्थिति, स्टेटस ऑफ वुमेन क्या था। सामाजिक अधिकार घट गए, नॉर्मल सी बात है, हमें बताया कि जो ऋग्वेदिक काल में है वहाँ पे स्त्रियों की जो स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन वही बाद में जाके ये घट जाती है। वेद अध्ययन सीमित हो गया। ठीक है, जो वेदों का अध्ययन था वो काफ़ी सीमित हो गया महिलाओं के लिए।
स्पेशली ये महिलाओं की स्थिति के बारे में बात हो रही है, तो आप समझेंगे कि सारी चीज़ें महिलाओं से जुड़ी हुई हैं। विधवा पुनर्विवाह यहाँ पे घट गया, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अब यहाँ पे ना होने लगा। संपत्ति में अधिकार भी कम कर दिया गया और पितृ सत्तात्मक मजबूत किया गया। अगर आपके मेंस में क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति पे टिप्पणी कीजिए, तो आप ये सारे पॉइंट आप उसमें कोट करेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इससे आपके नंबर पक्के होने वाले हैं, ठीक है। और आप इसे किसी निबंध वगैरह में भी कोट कर सकते हैं अगर आपका इससे पूछता है। अब थोड़ा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, अगर हमने सब कुछ कर लिया तो एक बार रिवीजन के तौर पे हमें कंपैरिजन करना चाहिए, ठीक है। ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक जो पीरियड है इसका हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। क्या क्या किसमें क्या डेवलप हुआ ये आपका रिवीजन के तौर पे है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ विषय लिखे हुए हैं, ऋग्वैदिक काल यहाँ पे है, उत्तर वैदिक काल है। समाज की बात कर लेते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में समाज कैसा था, एकदम सरल था, मतलब सरल स्वभाव का था, ज़्यादा कुछ उसमें कठिनाइयाँ नहीं थी। और वही उत्तर वैदिक काल में जाके जटिल हो गया, बहुत सारी पाबंदियाँ लग गई, नए नए इसमें कर टैक्स लगाए गए, ठीक है। जैसे आपने देखा यहाँ पे कोई कर टैक्स वगैरह नहीं था, ना कुछ ऐसा था। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सरल थी और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वही जाके जटिल हो जाती हैं। वर्ण की व्यवस्था करें तो यहाँ पेशा आधारित था, ठीक है, और यहाँ जन्म आधारित हो गया। पेशा आधारित बोलते हैं कि जो जिस काम को करना चाहता है वो कर सकता है, और यहाँ जन्म आधारित कि जो जिस घर में पैदा हुआ वो वही कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे माने कि पेशा आधारित कि अगर रिक्शे वाला का बेटा उसका बाप रिक्शा चलाता है तो वो भी रिक्शा चलाएगा। और यहाँ की बात करें कि नहीं, मतलब यहाँ चलाएगा रिक्शा, ठीक है, और यहाँ जन्म आधारित हो गया, जैसे कि वो वही करेगा जो करना है। जैसे मोची है, ठीक है, तो मोची का काम करेगा, और ये अगर मोची घर में पैदा हो गया तो ये जन्म आधारित हो गया, ये भी करेगा, ठीक है। तो इस तरह से है, मतलब चेंजेस काफ़ी हुए। स्त्रियों की बात करें तो ये सम्मानित हुआ करती थी, यहाँ पे वो काफ़ी इज्जत देते थे, और स्थिति यहाँ पे गिर जाती है। अभी मैंने बताया आपको स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, यहाँ पे उनको आदर्शपूर्वक सम्मान के रूप में देखा जाता था, वही यहाँ पे वो गिर जाती है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पशुपालन हुआ करती थी, और यहाँ पे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होती है। गोधन को सबसे बड़ा धन माना गया था, ठीक है। धातु की बात करें, यहाँ तांबे का उपयोग किया गया, और यहाँ कृषि के प्रयोग में हल वगैरह में लोहे का प्रयोग होने लगा। धर्म की बात करें तो यहाँ प्राकृतिक पूजा हुआ करती थी, क्या होती थी, प्राकृतिक पूजा हुआ करती थी, और यहाँ यज्ञ और दर्शन को बल दिया गया। राजनीतिक व्यवस्था देखें तो यहाँ सभा समिति का बोलबाला था, और यहाँ राजा की स्थिति मजबूत हो जाती है, उसके जो सहयोगी होते हैं उनको जो पावर है वो काफ़ी ना के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे आपको कंपेयर करना जरूरी था, हमने इतना कवर कर लिया है। तो अब थोड़ा MCQ भी देख लेते हैं, उत्तर वैदिक काल के MCQ। उत्तर वैदिक काल में मुख्य धातु कौन सी थी, तो लोहा था, और यही अगर उसमें देखा जाए तो उसमें क्या था, तांबा था। वर्ण व्यवस्था कैसी थी, जन्म आधारित थी, ठीक है, जन्म आधारित थी। उसमें कैसी थी, ऋग्वैदिक काल में पेशा आधारित थी। कौन सा क्षेत्र उत्तर वैदिक का केंद्र हुआ करता था, कुरु पंचाल हुआ करता था। उपनिषद काल किस काल में रचित था, उत्तर वैदिक काल में था। सभा और समिति कमजोर कम पड़ गई, उत्तर वैदिक काल में हो गई, और यही वहाँ पे मजबूत थी ऋग्वैदिक काल में। प्रमुख फसलें क्या थी, धान, जौ, गेहूँ, और यही वहाँ पे जो प्रमुख फसलें हुआ करती थी। स्त्रियों की स्थिति कब गिर गई, उत्तर वैदिक काल में हुई। ऋग्वैदिक काल में ये काफ़ी मजबूत स्ट्रॉन्ग थी। उत्तर वैदिक काल में कौन सा शहर प्रमुख रूप से विकसित हुआ, तो हस्तिनापुर शहर विकसित हुआ। सामवेद मुख्यतः किससे संबंधित है, तो ये संगीत और गान से संबंधित है। उत्तर वैदिक काल में किस नदी का महत्व बढ़ा, तो जो गंगा है उसका महत्व बढ़ जाता है। कुछ वन लाइनर जो नोट्स थे उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। काल अवधि की बात करें तो 1000 से 600 ईसा पूर्व रहा उत्तर वैदिक काल का समय। मुख्य ग्रंथ यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद वगैरह थे। ऋग्वेद ध्यान रखेंगे, इसमें ऋग्वेद नहीं था, वो उसमें था। धातु लोहे का उपयोग किया जाना होने लगा और व्यापक उपयोग हुआ। साथ में कृषि में व युद्ध में भी इसका परिवर्तन देखने को मिला, लोहे का धातु का प्रयोग का। कृषि विस्तार की बात करें तो जंगल साफ कर खेती बढ़ी, हल, पहिया, बैल आधारित कृषि का विकास होता है यहाँ पे। राजनीति की बात करें, जन से जनपद तक बने राज्य बड़े बड़े और संगठित हुए। राजसत्ता, राजा अधिक शक्तिशाली हो गया। राजस्वीय, वाजपेयी, अश्वमेघ यज्ञ वगैरह भी यहाँ पे किए जाने लगे, यज्ञ की प्रधानता थी।
वर्ण व्यवस्था पहले कठोर हुआ करती थी, ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान माना गया इसमें, पहले से यहाँ पर कठोर हुई, और जो ब्राह्मण है वही सर्वोपरि माने गए। स्त्रियों की स्थिति, अधिकार घट गए, उत्तराधिकारी व शिक्षा को में भाग भी उनका कम हो जाता है। समाजीय संरचना में पितृसत्तात्मक परिवार संयुक्त और परिवार सामान्य होने लगे। अर्थव्यवस्था की बात करें, कृषि मुख्य पशुपालन, कृषि में मुख्य हुए करते हैं, पशुपालन, व्यापार, धातु उद्योग में वृद्धि करना था। तो ये आपका रिवीजन की फैक्ट के उस पर हम देख रहे थे। आपका इसमें आप दूसरी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें सारी चीज़ें आपको दो दो बार रिपीट कर दिया गया है, चाहे जैसे मतलब वन लाइन हो, चाहे वो फैक्चुअल चीज़ें हों। कर की बात करें तो बलिकर उपहार राजा को दिए जाते थे। नगर की बात करें, नगर विकास तो छोटे नगर और उभरने लगे यहाँ पे, जैसे हस्तिनापुर, काशी, कौशल विद्या वगैरह। धर्म की बात करें, यज्ञ केंद्र में था, पुरोहित वर्ग सबसे शक्तिशाली हुआ। यज्ञ प्रकार की बात करें तो राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी सबसे महत्वपूर्ण हुआ करते थे। दर्शन की बात करें तो उपनिषद में आत्मा, परमात्मा, कर्म का ज्ञान के विचार को उजागर होता है। संगीत की बात करें तो सामवेद और संगीत का विकास होता है, इसमें गान प्रधानता मतलब सॉन्ग की प्रधानता हुआ करती थी। साहित्य की बात करें, ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों का नियमन, आरण्यक व उपनिषद व दार्शनिक ग्रंथ हुए। शिक्षा की बात करें तो गुरुकुल परंपरा, परंतु स्त्रियों की शिक्षा सीमित हुई। ठीक है, शिक्षा इसमें गुरुकुल परंपरा की थी, लेकिन स्त्रियों की जो शिक्षा स्थिति थी वो काफ़ी सीमित हुई। व्यापार में लोहे के कारण उत्पादन बढ़ने लगा, व्यापार काफ़ी विकास होता है। नदियों की बात करें, सरस्वती का महत्व घटा, इसमें उस वहाँ पे सरस्वती का महत्व काफ़ी ज़्यादा था ऋग्वेदिक काल में, और यहाँ पे इस नदी का घट गया। गंगा का महत्व यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में सजेशन जरूर दीजिएगा, जिससे आपके लिए और रिफॉर्म लाया जा सके और अच्छे से आपकी कंटेंट प्रस्तुत करने में हमें भी आसानी हो। वैसे ही यहाँ पे अच्छे से कंटेंट प्रस्तुत किया गया है, इसमें हमें कोई भी खामियां देखने को नहीं मिलने वाली हैं। ठीक है, आपका ईच एंड एवरी टॉपिक कवर किया गया है। तो पीडीएफ के लिए आप बता ही दिया है, टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।